हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस मैटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है कक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम और बाऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम। बात करें हम गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो इनकी प्राचीन राजधानी जो है वो क्या होती है? मंडोर। गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीन राजधानी कौन सी होती है? मंडोर रही है। मंडोर का प्राचीन नाम भी मिलता है, और ये आप सभी जानते हैं कि मंडोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मांडव्यपुर मिलता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों? मांडव्यपुर। और यहाँ पे हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष है वो किसे माना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष है वो किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। और हरिश्चंद्र की एक उपाधि भी है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, रोहालिद्री। हरिश्चंद्र की उपाधि कौन सी है? रोहालिद्री। किस नाम से जाना जाता है इसको, या इसकी उपाधि क्या है? रोहालिद्री। मोहनोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल 26 शाखाएं बताई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मोहनोत नेणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं हैं। तो आप याद रखें कितनी शाखाएं बताई हैं मोहनोत नेणसी ने? 26 शाखाएं बताई हैं। यहाँ पर हम नागभट्ट प्रथम और वत्सराज की चर्चा करेंगे। नागभट्ट प्रथम की हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने अनेक राजधानियां बनाई अपने काल में, जिनमें से पहली राजधानी की हम बात करें तो वो होती है मंडोर। नागभट्ट प्रथम की पहली जो राजधानी है वो किसे बनाता है? नागभट्ट प्रथम मंडोर को बनाता है, जबकि दूसरी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिलता है नागभट्ट प्रथम। मंडोर से दूसरी राजधानी किसको बनाता है? मेड़ता को बनाता है। और इसकी जानकारी हमें कौन देता है? इसकी जानकारी हमें देता है घटियाला शिलालेख। वेरी इंपॉर्टेंट है कि नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? घटियाला शिलालेख से, जो कि 861 ईस्वी का है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इसका वर्णन मिलता है। नागभट्ट प्रथम की तीसरी राजधानी की हम बात करें तो वो होती है भीनमाल। और भीनमाल के प्राचीन नाम की हम बात करें तो क्या मिलता है? श्रीमाल नाम मिलता है। और ये नाम जो है वो किस में मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में। और बिजोलिया अभिलेख कब का है? 1170 ईस्वी का। इसके अलावा हेनसांग ने भी भीनमाल के लिए एक नाम जो है वो प्रयोग में लिया है, और वो नाम है दोस्तों पिलोमोलो। पिलोमोलो किसे कहा गया है? भीनमाल को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? हेनसांग के द्वारा कहा गया। चौथी राजधानी की हम बात करें, किसकी? नागभट्ट प्रथम की। तो नागभट्ट प्रथम की चौथी राजधानी होती है जालोर। और जालोर का जो प्राचीन नाम है वो बिजोलिया अभिलेख में मिलता है जाबालीपुर। इसके अलावा यदि नागभट्ट प्रथम की अंतिम राजधानी, पांचवी राजधानी की हम बात करें तो वो होती है, पांचवी राजधानी कौन सी होती है? उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम मिलता है अवंती। क्या मिलता है? अवंती नाम मिलता है किसका? उज्जैन का। देखिए, चौथी राजधानी जालोर की हम बात करें तो इसका प्रमाण जो है वो हमें किसके अनुसार ये माना गया है कि नागभट्ट प्रथम की चौथी राजधानी जालोर होती है, जाबालीपुर होती है? ये माना गया है दशरथ शर्मा के अनुसार, जो कि एक इतिहासकार हुए हैं। आगे हम बात करें वत्सराज की, तो जालोर वत्सराज की भी राजधानी रही है, और उज्जैन भी वत्सराज की राजधानी रही है। इनकी एक उपाधि भी है वत्सराज की, और वो उपाधि कौन सी है? रणहस्तिन। क्या कहा गया है वत्सराज को? रणहस्तिन। बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रणहस्तिन किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि है? तो वो है दोस्तों वत्सराज की। वत्सराज की उपाधि क्या है? रणहस्तिन। इनका एक दरबारी कवि था जिनका नाम था उद्धोतन सूरी, और इनकी एक रचना है कुवलय माला।
कुवलय माला रचना किसकी है? वत्सराज के दरबारी कवि उद्धोतन सूरी की है। तो वत्सराज की राजधानी जालोर और इसकी उपाधि रणहस्तिन, दोनों का वर्णन जो है वो किस में मिलता है? कुवलय माला में मिलता है। आप इसको याद रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। जालोर जो राजधानी थी वत्सराज की और इसकी उपाधि रणहस्तिन, दोनों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? उद्धोतन सूरी की कुवलय माला में मिलता है। इसके अलावा उज्जैन भी राजधानी रही है किसकी? वत्सराज की। तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बातें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और शानदार क्वेश्चन। ललित विग्रह राज का रचयिता कौन था? सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ऑप्शन आपके सामने है। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर और अर्णोराज। दोस्तों बात करें हम ललित विग्रहराज की, तो ये एक संस्कृत भाषा का नाटक है। किस भाषा में इसको लिखा गया है? संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है और ये क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा लिखा गया। सोमदेव जो कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसलदेव भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा जाता है। क्या उपाधि है इनकी? कवि बांधव। और इसकी जानकारी की हम बात करें, कवि बांधव किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। इसका जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? जयानक भट्ट की एक रचना है और वो रचना कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में इस बात का उल्लेख मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? कवि बांधव कहा जाता है। और याद रखें, ललित विग्रहराज में बिसलदेव और इनकी प्रेमिका जिसका नाम था देसल देवी, दोनों के बीच प्रेम का वर्णन किया गया है। किसके अंदर? ललित विग्रहराज के अंदर। क्या किस बात का वर्णन मिलता है ललित विग्रहराज में? बिसलदेव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ और उनकी प्रेमिका देसल देवी के बीच प्रेम का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? ललित विग्रहराज में मिलता है। जबकि हरिकेली नाटक आप सभी जानते होंगे, हरिकेली नाटक जो है वो इनका स्वयं का लिखा हुआ है। हरिकेली नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। आगे हम बात करें तो हरिकेली नाटक जो है वो भी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरिकेली नाटक भी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा हम बात करें बिसलदेव रासो की, तो देखिए बिसलदेव रासो रचना किसकी है? नरपति नाल की है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। बिसलदेव रासो की हम बात करें तो बिसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल की रचना है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो की हम बात करें तो इसमें बिसलदेव और इनकी रानी जिसका नाम मिलता है राजमती, बिसलदेव की रानी जिसका नाम क्या था? राजमती था। इन दोनों के प्रेम का वर्णन मिलता है किसके अंदर? बिसलदेव रासो में। यहाँ बिसलदेव रासो में महिला पात्र कौन है? राजमती। जबकि ललित विग्रहराज में जो महिला पात्र है वो कौन है? देसल देवी, उनकी प्रेमिका। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित विग्रहराज में महिला पात्र कौन है? देसल देवी। जबकि बिसलदेव रासो में जो महिला पात्र है वो कौन है? राजमती। यहाँ पे बिसलदेव रासो की हम बात करें तो बिसलदेव रासो 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में विभक्त है। इसमें प्रेम का वर्णन मिलता है बिसलदेव रासो में। किनके प्रेम का वर्णन मिलता है? बिसलदेव और इनकी रानी राजमती के प्रेम का वर्णन इस किताब में, इस ग्रंथ में मिलता है। राजमती की हम बात करें तो भोज राजा परमार की पुत्री थी राजमती, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे पहले खंड में हम बात करें बिसलदेव रासो के पहले खंड में बिसलदेव और राजमती के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कहते हैं कि बिसलदेव रानी से रूठ करके दक्षिण में उड़ीसा चले जाते हैं, जिसका वर्णन जो है वो किस में मिलता है? दूसरे खंड में मिलता है। बिसलदेव रासो के दूसरे खंड में किसका वर्णन मिलता है? बिसलदेव अपनी रानी राजमती से रूठ करके दक्षिण में उड़ीसा चले जाते हैं, इस बात का वर्णन दूसरे खंड में मिलता है। जबकि तीसरे खंड में रानी के विरह का वर्णन मिलता है और चौथे खंड में बिसलदेव और राजमती के पुनः मिलन का वर्णन जो है वो किस में मिलता है? चौथे खंड में मिलता है। इस प्रकार से बिसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में विभक्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और शानदार क्वेश्चन।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1946, 1943, 1944 और 1945। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1944 को। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 26 जनवरी 1944 को। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आप याद रखें, भोगीलाल पांड्या। किसके द्वारा डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? भोगीलाल पांड्या ही थे। ये भी आप याद रखें, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं? भोगीलाल पांड्या को ही बनाया जाता है। जबकि गौरी शंकर उपाध्याय इसके सक्रिय सदस्य थे। इसके अलावा आप याद रखें, हरिदेव जोशी और शिवदयाल कोटड़िया, ये भी इसी प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, हरिदेव जोशी और शिवदयाल कोटड़िया का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से है? तो वो होगा आपके डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तख्ते शाही पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। बात करें हम तख्ते शाही पगड़ी की तो ये कहाँ पे पहनी जाती है? जोधपुर में पहनी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ओजियानापुरा स्थल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ओजियाना जो पुरातत्व स्थल है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और सीकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। और यहाँ पे आप याद रखें कि ओजियानापुरा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये होगा आपका खारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? खारी, जो कि बनास की सहायक नदी है। वही खारी नदी जिसके किनारे पे आसिंद स्थित है। और ये आसिंद कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं, आसिंद भीलवाड़ा में है, जहाँ पर देव नारायण जी का पवित्र स्थल है, देवधाम। कहाँ पे स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे है। ओजियाना के उत्खनन की हम बात करें तो इसका उत्खनन करवाया जाता है BR मीणा के द्वारा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ओजियाना पुरा स्थल का जो उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया? BR मीणा के द्वारा। इसमें इसके सहयोगी की हम बात करें तो इसके सहयोगी थे आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी इनके क्या थे? सहयोग थे। आलोक त्रिपाठी इनके क्या थे? सहयोगी थे। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, 720 देवरी जैन मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? ये 720 देवरी जो मंदिर है वो किस प्रकार का है? जैन धर्म को समर्पित मंदिर है, ये जैन मंदिर है। तो ये किस दुर्ग में स्थित है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, मेहरानगढ़ और कुंभलगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये किस सदी में बना मंदिर है? 10वीं शताब्दी का मंदिर है। किस सदी में इसका निर्माण किया गया? 10वीं सदी में इसका निर्माण किया गया। इसके निर्माता की हम बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिमंदर शाह। किसके द्वारा करवाया गया? सिमंदर शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 10वीं शताब्दी में करवाया जाता है। इन सिमंदर शाह की हम बात करें तो ये एक ब्राह्मण व्यापारी थे। इसके अलावा याद रखें कुंभ श्याम मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंभ श्याम मंदिर। ये दो मंदिर हैं, आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है आपका कुंभ श्याम मंदिर और दूसरा है आपका कुंभ श्याम विष्णु मंदिर। दोनों का नाम जो है वो एक जैसा है, कुंभ श्याम मंदिर, और दूसरा कौन सा है? कुंभ श्याम विष्णु मंदिर। तो कुंभ श्याम मंदिर जो है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ किले में है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में है। जबकि कुंभ श्याम विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। दोनों आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कुंभ श्याम मंदिर जो है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के किले में। जबकि कुंभ श्याम विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। जबकि दोनों ही मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा एक मंदिर पूछा जाता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और त्रिभुवन नारायण मंदिर की हम बात करें तो ये भी कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में है। इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया जाता है परमार राजा भोज। किसके द्वारा करवाया जाता है?
परमार राजा भोज के द्वारा करवाया जाता है। एक मंदिर काफ़ी बार पूछा जाता है, संविदेश्वर मंदिर। तो संविदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। और संविदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? महाराणा मुकल के द्वारा करवाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है तुलजा भवानी मंदिर। ये सारे मंदिर जो मैंने आपको बताए हैं बेहद इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तुलजा भवानी मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है, इसका निर्माण कौन करवाता है? बनवीर करवाता है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है? बनवीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, संत दादू जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, संत दादू दयाल के गुरु आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, रूप गोस्वामी, सुखदेव मुनि, कृपाराम और ब्रह्मानंद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मानंद यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। इनका दूसरा नाम जो है वो क्या है? वृदानंद। क्या कहा जाता है? वृदानंद। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ब्रह्मानंद या फिर वृदानंद। तो यहाँ पे हम बात करें संत दादू दयाल जी की, तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक जो है वो राजस्थान में किसे माना जाता है? संत दादू दयाल को माना जाता है। इनके द्वारा 1574 ईस्वी में सांबर में दादू पंथ की स्थापना की जाती है। इनकी समाधि की हम बात करें तो इनकी समाधि कहाँ पे है? नरेना गांव में भैराणी पहाड़ी पर इनकी समाधि स्थित है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, खीवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कान, नाक, हाथ या फिर पैर में। तो दोस्तों बात करें हम खीवण आभूषण की, तो खीवण आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। इसके अलावा नाक के और आभूषण आप नोट कर सकते हैं। एक है आपका बेसरी कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। दूसरा है आपका बुलाक भी कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। इसके अलावा चुन्नी, बारी, चौंप, ये सारे जो आभूषण हैं वो कहाँ पे पहने जाते हैं? नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। चौंप, इसके अलावा आप याद रखें चूप आभूषण जो है वो आपका नाक में नहीं पहना जाता, ये किस में पहना जाता है? दांत में पहना जाने वाला आभूषण है। रखन भी किस में पहना जाता है? दांत में पहना जाने वाला आभूषण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? किस गांव में बेणेश्वर का मेला जो है उसका आयोजन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, साबला जो कि डूंगरपुर में है, नवा टापुरा गांव, वागड़ या फिर अमलिया। दोस्तों इस मेले की हम बात करें तो ये माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर भरता है। और ये कहाँ पे भरता है? नवा टापुरा गांव, डूंगरपुर जिले में भरता है। कब भरता है ये मेला? तो ये मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। इस मेले का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को किया जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें साबला गांव की, तो आप सभी जानते हैं संत मावजी जिनका भव्य मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? साबला गांव। संत मावजी का जो संबंध है वो कहाँ से है? साबला गांव डूंगरपुर में है। और यहाँ पे माघ पूर्णिमा को ही इनका भव्य मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है। और यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर स्थित है? साबला गांव डूंगरपुर में हरिहर मंदिर है जो कि संत मावजी को ही समर्पित है। इनका जो निर्माण है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो इन्हीं की पुत्रवधू, संत मावजी की पुत्रवधू के द्वारा करवाया जाता है। इन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया जाता है। मेले की हम बात करें तो मेले का जो आयोजन है साबला गाँव डूंगरपुर में वो माघ पूर्णिमा को ही यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। याद रखें संत मावजी के जो वाणी हैं या फिर उनके जो उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। संत मावजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर।
एक और इजी सा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस दुर्ग में तोप ढालने का कार्य होता था? ऑप्शन आपके सामने है जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ दुर्ग। यहाँ पे देखिए जयगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो इसका नाम मिलता है चिलय का टीला। क्या कहते हैं इसको? चिलय का टीला, क्योंकि जिस पहाड़ी पे ये बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है चिलय का टीला। और यहीं पे विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम है जेबाण। क्या नाम है? जेबाण। जिसका दूसरा नाम है, जेबाण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रणबंका तोप। क्या कहते हैं इसे? रणबंका तोप कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें हन-हुकार तोप की, तो हन-हुकार तोप जो है, हन-हुकार तोप कहाँ पे स्थित है? ये है आपकी शेरगढ़ किले में, और ये शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? धौलपुर जिले में। इसके अलावा एक पूछी जाती है शारदा तोप। शारदा तोप जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये है दोस्तों खंडार का किला, और ये खंडार का किला कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़े मियाँ, राखी और पाल की जो हवेलियां हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सी, जोधपुर, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं पुस्से हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी हवेली? पुस्से हवेली और पोकरण हवेली। वैसे तो पोकरण जैसलमेर में है, लेकिन पोकरण हवेली जो है वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जयपुर में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है जंतर मंतर, हवा महल, जग निवास महल और सरगासुली। देखिए जंतर मंतर भी जयपुर में स्थित है, हवा महल भी जयपुर में स्थित है, सरगासुली भी जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जग निवास महल जयपुर में ना होकर के कहाँ पे है? उदयपुर में। जग निवास महल जो है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। और कहाँ पे है उदयपुर में? पिछोला झील के किनारे। और याद रखें इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? जगत सिंह के द्वारा। महाराणा जगत सिंह के द्वारा जग निवास महल का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें जंतर मंतर की, तो देखिए जंतर मंतर की हम बात करें तो इसका निर्माण जो है सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। और सवाई जयसिंह ने देश भर में 5 जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे पहली जो है वो कहाँ पे बनी थी? दिल्ली में बनी थी। याद रखें आप इसको, सबसे पहली वेधशाला जो है वो कहाँ पे बनी थी? दिल्ली में बनी थी। और सबसे बड़ी की हम बात करें तो सबसे बड़ी जो है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। इसके अलावा हम बात करें हवा महल की, तो हवा महल आप सभी जानते हैं कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके वास्तुकार की हम बात करें जो काफ़ी बार पूछा जाता है, लालचंद उस्ता। इसका जो वास्तुकार है वो कौन था? लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार था। ये कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। और ऊपर से लेकर के नीचे तक इमारतें भी कई बार पूछी जाती हैं। तो इसकी जो ऊपरी मंजिल है उसे हम क्या कहते हैं? हवा मंदिर। उसके नीचे वाली जो है 2 नंबर पे, ऊपर से दूसरे नंबर पे, उसको कहते हैं प्रकाश मंदिर। तीसरे नंबर वाली विचित्र मंदिर, चौथे नंबर वाली जो है वो रत्न मंदिर, और 5वें नंबर वाली जो मंजिल है उसे हम कहते हैं शरद मंदिर। इसे प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। शरद मंदिर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्रताप मंदिर। तो ऊपर वाली हवा मंदिर, उसके बाद प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर, और सबसे नीचे वाली शरद मंदिर कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम भी है प्रताप मंदिर। इसके अलावा बात करें हम सरगासुली की, तो सरगासुली का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन आपके सामने हैं पणिहारी, शंकरिया, इंडोणी। तो देखिए तीनों नृत्य जो हैं वो किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? कालबेलिया के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चरी नृत्य।
चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसकी जो नृत्यांगना है वो कौन है? फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई। फल्गुबाई। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चरी नृत्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सी राजस्थान की कोयला आधारित ताप ऊर्जा परियोजना नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं काली सिंध, अंता, सूरतगढ़ और छबड़ा। बात करें हम काली सिंध की तो ये भी कोयला ताप ऊर्जा आधारित संयंत्र है। इसके अलावा सूरतगढ़ भी कोयला आधारित है, छबड़ा भी कोयला आधारित है। जब बची आपकी अंता, तो अंता जो है वो क्या है? गैस आधारित, जो राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना है। और ये कहाँ पे है? बारां में। कहाँ पे स्थित है? बारां में, या फिर बारां जिले में स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मसूरिया प्रसिद्ध हस्तकला कहाँ की है? कहाँ की प्रसिद्ध है मसूरिया? सीकर की, बीकानेर की, कोटा की, या फिर जोधपुर की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। कैथून कोटा की कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, जिसे मसूरिया या फिर कोटा डोरिया भी कहा जाता है। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको कुछ पशु दे रखे हैं और उनकी नस्लें दे रखी हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए, ऊंट की जो नस्ल है वो नाचना, जो कि जैसलमेर में अधिकतर पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें गोवंश की, तो मेवाती, जो कि अलवर क्षेत्र में पाई जाती है, गोवंश की नस्ल है, अलवर क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। इसके अलावा बकरी की नस्ल की हम बात करें तो लोही, बर्बरी, ये किसकी नस्ल हैं? बकरी की नस्लें हैं। तो यहाँ पे भेड़ जो है, भेड़ की जो नस्ल है वो लोही नहीं होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, या फिर सुमेलित करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? बूंदी में है, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। सज्जनगढ़ अभयारण्य की हम बात करें तो सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? उदयपुर में। सीता माता अभयारण्य की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है, जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है और ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें वन विहार है। इसके अलावा एक है आपका केसर बाग। तो वन विहार और केसर बाग जो है वो कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।